विद्वान वो दीप हैं जो अंधेरे को मिटाते हैं, ज्ञान के सागर से समाज को जगमगाते हैं। उनसे ही होती संस्कृति की पहचान। सच में विद्वान ही है समाज का सम्मान। सच में संत ही है समाज का सम्मान। प्राकृत, संस्कृत और देसी विदेशी भाषाओं के विद्वान यहाँ उपस्थित हैं। देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए विद्वान उपस्थित हैं। और दिन भी कौन सा है? बच्छ बारस, बसु बारस, गोवच्छ द्वादशी और धर्मी सो गोवच्छ प्रीति सम, कर जिन धर्म दीपावे। विद्वान विद्वान, समाज समाज, श्रेष्ठी श्रेष्ठी, एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा से अगर प्रीति पूर्वक मिलजुल कर के काम करें तो संस्कृत और संस्कृति, प्राकृत और प्रकृति को आसमानी ऊंचाइयां दी जा सकती। जैन धर्म दुनिया का सिरमौर धर्म है, प्रैक्टिकली रूप से वो सिरमौर हो सकता है। सौभाग्यशालियों, अभी आप सुन रहे थे अंकलिकर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज के संबंध में। उनकी अद्भुत देन रही। और अरुण जी की बात पर एक प्रश्न भी आया। बाबू कामता प्रसाद जी की एक पुस्तक है जिसे विद्वानों को भी जरूर पढ़ना चाहिए, दिगंबरत्व और दिगंबर मुनि। 100 साल पहले उन्होंने क्या चिंतन मनन किया और क्या लिखा कि आज आप गूगल और AI से भी वैसा नहीं लिख पाएंगे, उतनी खोज नहीं कर पाएंगे। और उसमें उन्होंने लिखा कि हर शताब्दी में कोई ना कोई तपस्वी रहे, कोई ना कोई दिगंबर मुनि रहे। बस ये हो सकता है कि मुगल काल के आतंकों के कारण से, उसके पहले कुछ वैदिकों के भी आतंक रहे, उसके बाद कुछ अंग्रेजों की भी आतंक रहे, और उसमें कई मुनि परंपराएं धूमिल हो गईं। मुनियों के कई आचार धूमिल हो गए, कई आचार विचार शिथिल हो गए, लेकिन हमेशा रहे तो हैं। अब ये हो सकता है कि वो अमुक जिनालय में ही बंद होके रह गए, वो अमुक मठ के आसपास ही मड़राते रहे, वो कोल्हापुर और सांगली जिले से बाहर नहीं निकल पाए, वो बेलगांव तक पहुंच पाए, वो बाहुबली में ही ज़्यादा समय बिताते रहे। और उसमें भी एक बाहुबली जो तीर्थ है ना, इसका नाम एक बाहुबली मुनिराज के नाम से पड़ा है। प्रतिमा तो आचार्य शांति सागर जी की प्रेरणा से बाद में रखी गई उनके काल में, बाकी उसका नाम इसलिए पड़ा ऐसा कि एक बाहुबली मुनिराज थे। 15वीं 16वीं शताब्दी में रहे होंगे, मतलब अंकलिकर महाराज से 200-250 साल पहले, 300 साल पहले। और कहते वो बहुत ज़्यादा तपस्वी मुनिराज थे। ऐसे मुनिराज कि दूध गंगा, वेद गंगा, कृष्णा नदी की रेत में अगर आसन लगा के बैठ जाएं तो पानी की धार बहने के बाद भी वो आसन नहीं खोलते थे। माने कहीं बारिश हो जाए और पानी का बहाव भी वहाँ आ जाए, और बैठे रहते थे। और ऐसा हमने प्रसंग सुना, संस्मरण सुना कि जब वो उठते थे तो वहाँ की रेत भी गीली नहीं होती थी। मतलब क्या आसन होगा, क्या एनर्जी हो गई, क्या दृढ़ता होगी। ऐसे बाहुबली मुनिराज हुई। एक अनंतवीर्य महाराज का भी सुनते हैं, जिनका मुरैना में देह विसर्जन हुआ था। ऐसे अनेक साधक होते रहे। अंकलिका महाराज ने जिनसे दीक्षा ली, जब हमने उस क्षेत्र में विहार किया तो कुछ बुजुर्गों ने बताया कि वो जिनप्पा स्वामी भी प्राय करके दिगंबर रहते थे, लेकिन कभी बाहर निकलते थे तो दो तरफ आड़े लोग टाट पट्टी या चादर लेके निकला करते थे। उनकी मुद्रा का सिर्फ इतना दोष था, और उनसे शुल्लक दीक्षा ली थी। कुछ ऐसा सुनने में आया कि जब उन्होंने अपने गुरुजी से कहा कि आप ये चीज़ें क्यों करते हैं, एक तो आप दक्षिणा क्यों लेते हैं, और दूसरा जब बाहर जाते हैं दिगंबर रहते ही हैं तो चादर क्यों लगवाते हैं, तो कहते हैं उन्होंने परिस्थिति बताई कि मठ मंदिर ये सब चलाने के लिए तो इसकी ज़रूरत पड़ती है,
और बाहर जाते हैं तो अमुक अमुक लोगों का दबाव रहता है। उन्होंने कहा ना, मैं बुरी दीक्षा चाहता हूँ लेकिन आप ये सब चीज़ें छोड़ो। उन्होंने कहा कि बेटा इस जन्माने में ये संभव नहीं है, तेरे को जैसे जमे सो वैसे कर। तब अंततः उन्होंने कुंथलगिरी जा कर के मार्गशीर्ष दूज जो अभी आ रही है 1913 में खुद ही मुनि दीक्षा स्वीकार की थी। मतलब थे तो अच्छे भी थे, लेकिन इतनी उतनी कुछ कमी रह जाती थी। दक्षिणा ले रहे हैं, अब खुद उपयोग नहीं कर रहे। आज भी कभी कभी हम सुनते हैं अमुक महाराज जी ने कहा कि यहाँ दान कर दो, यह समझ लो आहारचर्या के बाद किसी ने आग्रह किया, अच्छा ठीक है यहाँ दान कर दो। उस जमाने में वो एक तरह से दक्षिणा ले लेते थे, तो महाराज जी को जमा नहीं, इसलिए उन्होंने फिर स्वतंत्र रूप से। अब उनकी किताब के संबंध में काफ़ी चर्चा हो गई, उसमें शीतल चंद जी साहब का भी लेख है, और जो जयपुर की गोष्ठी है आधे से ज़्यादा लेख उसी के हैं, और फिर अनेक प्रसंग हैं जो पहले जो वो अनेक किताबों जो उल्लेख आए हैं उसकी पूरी लिस्ट दी। कभी लोग पूछते हैं क्या प्रमाण है, क्या प्रमाण है, ये पढ़ लो, इसमें सब शास्त्रों के प्रमाण लिखे हैं। देशभूषण जी महाराज ने आस्था और चिंतन में क्या स्वीकार किया है, देशभूषण महाराज ने भगवान महावीर उनका तत्व चिंतन में, तत्व दर्शन में क्या स्वीकार किया है। उस ज़माने में सबसे पहले लिखावट जब शुरू आत हुई अरिकाओं में, तो ज्ञानमती जी ने अपनी प्रारंभिक पुस्तकों में क्या लिखा है, विद्यानंद महाराज इस बारे में क्या सोचते हैं, वो अनेक प्रसंग उसमें बाकायदा। और उस जमाने की मतलब दोनों गुरुवर उपस्थित जे 44 तक तो दोनों ही उपस्थित थे, 43 तक। तो उस जमाने की जो किताब छपी, जैसे बृहज्जनवाणी किशनगढ़ से, वो छपती होगी 1900 से, और उसके संस्करण मिलते हैं 30-40 संस्करण मिलते हैं उसके। तो उसमें जो उल्लेख आया है, स्तुति आई है, उसका भी उसमें उल्लेख कर दिया कि कुंभोज के पहाड़ पर अंकलिकर महाराज से अलग दीक्षा ली, उज्जैनवाणी में छपा। बाबू कामतार प्रसाद की किताब में इतिहास का उल्लेख करते करते एक इसी बात का भी उल्लेख किया। अंकलिक स्वामी लिखा वहाँ पर, अंकलिक स्वामी से अलग के व्रत लिए। तो इतिहास को उसमें संजोया गया है। बाकी हम और आप उस पर क्या टीका टिप्पणी करें, इन महान आचार्य भगवंतों की कृपा ना होती तो शायद हम और आप भी यहाँ ना होते। किसी की भूमिका को हम कमतर नहीं लिख सकते हैं। अपने ज़माने में उन्होंने जो कुछ किया है वो आज हमें भले समझ में नहीं आता हो। फिर दूसरा एक चिंतन जो आया, धर्मेंद्र जी, इस विषय पर हमने भी काफ़ी बार बोला है। अभी यहाँ मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में एक बड़ा प्राकृत भाषा सत्कार समारोह कार्यक्रम हुआ था। मंडप फुल था, मुख्यमंत्री और अनेक प्रमुख यहाँ बैठे थे, पूरी कमेटी उपस्थित थी, और प्राकृत सत्कार समारोह बढ़िया धूमधाम से हुआ। मुख्यमंत्री तो ज़्यादा उस पर नहीं बोल पाए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस भाषा का प्रचार प्रसार ज़रूर होना चाहिए। और महाराज जी से तो मैं सिर्फ इतना मांगने आया हूँ कि मेरा राज्य और जनता खुशहाल रहे, इसके लिए आशीर्वाद। भाषा पर ज़्यादा नहीं बोले, लेकिन इस पर जो स्क्रीन पर एक बहुत बढ़िया क्या डॉक्यूमेंट्री फिल्म वो चली, फिर एक आध विद्वान का उद्बोधन हुआ, फिर हमारा लगभग पौन घंटे जैसा यूनिवर्सिटी के संबंध में भी जब यहाँ प्रवेश हुआ, ये तो यहाँ की कमेटी बाबूजी और राजेंद्र जी, कौशिक भाई वगैरह सब मिल कर के चर्चा की, और यहाँ की वाइस चांसलर जी ने आगे हो करके बताया कि यहाँ पर महाराज जी का चातुर्मास आनंद से हो सकता। फिर पहले दिन ध्वजारोहण में भी उपस्थित रहीं, बीच में भी 2-3 बार हमारे पास आना हुआ। फिर जो पांडुलिपि
संरक्षण संवर्धन संबंधी सरकार की योजना है। तो प्रवेश के थोड़े दिन बाद ही केंद्रीय सचिव के उपस्थिति में हम साधु संघ भी थे। अटल कलाम सभागार गुजरात यूनिवर्सिटी का एक अच्छा सेंटर है वहाँ पर, और वहाँ उसका एक विधिवत उद्घाटन कहिए या विधिवत, ये विद्वान भी थे आशीष, तो उसकी संयोजना हुई। अब उस पर काम करने के लिए भी एक दिन नीरजा गुप्ता वाइस चांसलर जी ने विशेष चर्चा की कि कैसे विद्वानों को जोड़ना। तो धर्मेंद्र जी को हमने कहा कि आप इनसे संपर्क करें। अब वो चाहते हैं कि हर चीज़ का मार्गदर्शन हम करें। अब हम रहे साधु, हमारे पास तो मोबाइल वगैरह कुछ नहीं है, तो हमने कहा कि हम इनके मार्फत या एक किसी और के मार्फत आपको, उनने उस मीटिंग में कम से कम 5-7 बार बोला मार्गदर्शन आपका रहेगा, मार्गदर्शन निर्देशन आपका रहेगा। और उन्होंने उस टीम बनाई, उसमें हमारा नाम भी जुड़ा हुआ है। कहने का आशा ये है कि उनकी भावनाएं भी अच्छी हैं। यहाँ पुराना विभाग भी है, चल पड़ेगा, निश्चित रूप से चल पड़ेगा। और इसी तर्ज पर हम और यूनिवर्सिटीज़ में भी खुद व्यक्तिगत संपर्क करें। विभाग बंद पड़ रहे हैं तो चालू करें आएँ, विद्वानों की आवश्यकता है तो उस तरह के हम आवेदन तैयार करवाएं। तो निश्चित रूप से दीनानाथ जी हैं, इन्होंने कुछ आवेदन हमारे पास भिजवाए थे और वो आवेदन मैडम जी तक गए, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में उनके किसी आदमी के पास गए, वो खो गए। तो वापस आवेदन उनने मांगे हैं तो आप उपलब्ध करवाएं। तो काम करेंगे तो काम होगा। तरीके बहुत सारे हैं, विद्यार्थियों को जोड़ें, पाठशालाएं तैयार करें, और पाठशालाओं में से कुछ लेवल के विद्यार्थी हैं उन्हें सीधा प्राकृत विभागों से कनेक्ट करें, और पत्राचार वगैरह के माध्यम से भी घर बैठे भी इस तरह का प्रचार प्रसार हो सकता है। जब जनगणना पत्रक आए तो धर्म में, जाति में आप अपना जैन धर्म लिखें। भाषा की बात आती है तो वो हिंदी के साथ प्राकृत का भी उल्लेख करें। मातृभाषा हिंदी, मूल भाषा प्राकृत। तो इस तरह से इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। इस भाषा में अनेक आचार्यों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। कुंद कुंद के पंच परमागम तो बहुत प्रसिद्ध हैं। आचार्य पुष्पदंत भूतबली का सठखंडागम भी अत्यंत वंदनीय है, और ऐसे अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं। कालिदास जी और अनेक विद्वानों ने प्राकृतों का उपयोग अपने नाटकों में, अपने साहित्य में किया है। देश की प्राचीन भाषा है, प्राण तत्व है, हम इसे संभाल करके सम्मान के साथ लेके चलें। सच में समाज में बहुत बदलाव की ज़रूरत है। मंदिरों की जीर्णोद्धार तो जरूरी है, लेकिन समाज का जीर्णोद्धार भी जरूरी है। जिस तरह से परिवार टूट रहे हैं, जिस तरह से छोरे छोरियां किसी भी जगह जुड़ जाते हैं और अपने मार्ग से च्युत हो जाते हैं, जिस तरह से आपस के अहंकार में लोग श्रावक एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, ये सारी चीजें मिटना चाहिए। इससे धर्म का, समाज का बड़ा नुकसान होता है। लेकिन बदलाव आता क्यों नहीं? तो समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब में तो हिम्मत नहीं। गरीब आदमी में तो, जो सामान्य वर्ग के श्रावक हैं उनमें तो हिम्मत नहीं। मध्यम वर्ग को फुर्सत नहीं। मध्यम वर्ग के लोग हैं जो आजीविका और अपने परिवार को लेके ही, और अमीरों को जरूरत नहीं, वो अपने में मस्त हैं, जो हो रहा होने दो, अपने को क्या दिक्कत। अगर सभी संवेदनशील हो जाएं तो इस तरह की चीज़ें ही ना आए जो समाज के लिए नुकसानदायक हो। कभी एक आयोजन होता है और उस एक आयोजन में हजारों श्रावकों का उपकार होता है। कभी एक धर्म सभा लगती है, एक चतुर्मास होता है और अनेक अनेक जीव धर्म और तत्व ज्ञान को पाके आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ते हैं। संस्कृत, प्राकृत और समयसार जैसे शास्त्रों को समझते हैं।
मोक्ष पाहुट पर यहाँ प्रवचन श्रृंखला चली, बहुत लोगों ने उसका लाभ लिया। निश्चित रूप से हम अपनी भाषाओं और लिपियों का सम्मान करें। राज्यपाल जी के सानिध्य में ब्रह्म लिपि सत्कार समारोह भी संपन्न हुआ। आए थे पौन घंटे के लिए और बैठे 1.5 घंटे 2 घंटे जितना। बहुत अच्छा बोला, जैन तत्व को अच्छे से पेश करा देवव्रत जी ने। विभिन्न यूनिवर्सिटीज में कैसे इसकी प्रभावना हो, वो भी होना चाहिए। प्राकृत सत्कार समारोह में ही ऋषभ जी ने अपनी यूनिवर्सिटी में इसे लागू करने के लिए घोषणा भी की, और फिर वो चाहते हैं कि योग्य विद्वान उन्हें उपलब्ध हों, तो उस पर आप लोग चर्चा करें। और कोटा से एक महानुभाव आते हैं, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में राजस्थान में प्राकृत है क्या? अच्छा, ऑल ओवर राजस्थान। अच्छा, तो इस पर जो है कैसे और प्रोत्साहन हो, कैसे इसका प्रचार प्रसार हो, उस पर चिंतन की ज़रूरत है। हमारे प्रवचनों में तो बहुत बार विषय आ जाता है, और क्या तरीके हो सकते हैं ताकि मूल शब्दों को, मूल शास्त्रों को लोग सीखें, समझें और उसका आनंद लें। देखिए, चाहे आप कुछ भी करने जाएं, टांग खींचने वाले लोग तो सब जगह मिलते हैं। अभी प्राचार्य जी कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री को पता नहीं है कि प्राकृत कोई भाषा है, वो प्राकृत को प्रकृत बोल रहे हैं, प्राकृतिक बोल रहे हैं। यहाँ भी एक मंत्री जी आए, तो जब उनको प्राकृत का साहित्य दिया तो उन्होंने कहा महाराज ने मुझे प्राकृतिक का साहित्य दिया। तो फिर भी उनको बाद में समझ में भी आया, और अब बाद में आदमी की स्वीकार्यता भी कितना काम करती है।